साहित्य या समाज, जहाँ होती है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। दर्शकों नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धि, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे आपसे संप्रति में। बहुत बहुत आपका स्वागत, बहुत स्वागत हमारे गेस्ट का। आज हम आपको अपने गेस्ट से सबसे पहले मिलाएं। ये सेना के 2 उच्च अधिकारी हैं जो स्टूडियो में मौजूद हैं। संजय कुमार सिंह साहब, कर्नल संजय कुमार सिंह हैं आपके सामने, और संजय कुमार श्रीवास्तव साहब हैं। ये दोनों कर्नल सर हम लोगों से बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर पर, और इसकी उपलब्धियों के बारे में चर्चा होगी। तो संजय कुमार सिंह साहब, आपसे सबसे पहला सवाल मेरा जो होगा वो होगा कि ऑपरेशन सिंदूर की वैश्विक उपलब्धियां क्या रही? देखिए, भारतवर्ष में ये बहुत सारा चीज फर्स्ट टाइम हुआ है। हाँ। सबसे बड़ी उपलब्धि तो मैं ये, अगर वैश्विक उपलब्धि में हम बात करें तो आर्म्स बाजार जो हमारे पास नहीं था, डीआरडीओ को हम बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं कर पा रहे थे। हमने दिखाया, आपको याद होगा कुछ दिन पहले अपने डिफेंस मिनिस्टर साहब राजनाथ जी ड्यूरिंग ऑपरेशन ओनली सिंदूर में ही लखनऊ में गए, और वहाँ पे ब्रह्मोस का एक ट्रायल का उन्होंने जो एक फील्ड था ना, उसका उन्होंने वहाँ उद्घाटन किया। जी बिल्कुल, ड्यूरिंग ऑपरेशन। पहली बार हमने पूरे विश्व को दिखाया कि हमारे पास आकाश है। पहली बार पूरे विश्व को दिखाया कि हमारे पास में ब्रह्मोस है, और बाकी जो चीजें थी, पृथ्वी वगैरह जो थी, वो सब तो हम लोगों ने बहुत एक्सटेंसिव यूज नहीं किया। पहली बार हमने पूरे विश्व को दिखाया कि हमारे पास में ड्रोन टेक्नोलॉजी भी नोबडी कैन बीट अस। ड्रोन टेक्नोलॉजी पहली बार पूरे विश्व को हमने विश्व पटल पर आर्म्स बाजार में जो चाइनीज का जो हेडक्वार्टर 9 था, जिसको कि ये पाकिस्तानी यूज कर रहे थे, उसको धत्ता बता दिया जी। और पहली बार हमने उनको ये दिखाया कि उनका जो अवाक्स था, अब ज्यादा कंट्री के ऊपर नहीं जाएंगे, बहुत सारे वैश्विक अवाक्स उनका हमने मार गिराया। और हमारे L-70 गन से हमने 3 लेयर सिस्टम से, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉल ऑब्जेक्टिव इन स्मॉल डिस्टेंस टू द लॉन्ग ऑब्जेक्टिव लॉन्ग डिस्टेंस में 3 लेयर सिस्टम से हमने जो एडी कवर भारतवर्ष में दिया। उन्होंने मोर देन 700 मिसाइल एंड ड्रोन छोड़े। आपने कभी देखा, एका दुका शायद पूंछ में कुछ गिरा होगा। हाँ, बिल्कुल। और शायद ट्रोलिंग कहीं से 1-2 गिर गया होगा जम्मू में। और हमारा जो ड्रोन का जो टेक्नोलॉजी था ना, कैमोकोज बोलते हैं उसको, इतना प्रिसीजन अटैक। आप बताओ जी, पूरा विश्व में क्या बात है, इतना प्रिसीजन अटैक। हम जहां पर कि आप देखिए कि मुरीद में, सुकूर में, सियालकोट में हम लोगों ने मार गिराया वहां पर। और सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि आप ये सोचिए तो कि जिस तरीके से हम लोग आतंकवाद से परेशान थे, वो व्यक्ति के, आतंकवादी के घर को चुन करके, जिसको हम पहले से होमोन करके रखे थे, यानी कि उसको पिन पॉइंट करके रखे थे, 8 फिगर ग्रिड रेफरेंस के साथ में लॉक ऑन करके रखे थे हम उसमें। मुदस्सर लश्कर तौबा के हाफिज मोहम्मद जमील को, मोहम्मद यूसुफ अजहर को, खालिद को, रऊद को, फिर हसन खान को। बताइए तो कैसे उस घर पर मारा। एक भी सिविलियन, एक भी स्कूल, एक भी मस्जिद को हम लोगों ने टारगेट किया ही नहीं, ना उस पर गलती से भी हमने उसको डैमेज किया। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, इसको जरा सोचिए आप दीपक जी। जी बिल्कुल। और पूरे विश्व को हमने दिखाया कि लुक, इंडिया इज नॉट द इंडिया ऑफ 1962, जब हम बिना जूते के और डंडा से हम चाइनीज के साथ लड़ाई करते थे। बिल्कुल। आर्मी कहीं नहीं हिली। और शायद ही इक्का दुक्का कोई जहाज गया हो तो बस जहाज का भी बहुत इस्तेमाल नहीं किया, राफेल मिराज और कुछ नहीं इस्तेमाल किया उतना, ऐसे मार गिराया। ऐसे ही हमारी नेवी ज्यों के त्यों खड़ी रही। अब ये पूरा विश्व जो है आश्चर्यचकित है कि भारत जो है
उस समय का भारत नहीं है कि जब हम आर्टिलरी का गोला दागने से पहले ब्रिगेड हेडक्वार्टर से पूछते थे, फिर डिव हेडक्वार्टर से पूछते थे, फिर हम कमांड से पूछते थे, फिर वहां में आर्मी हेडक्वार्टर सैंक्शन देता था, ओके फायर 32 राउंड्स ऑफ आर्टिलरी अम्युनिशन। अब वो बात नहीं है। तो हमने जिस तरीके से नंगा किया है पाकिस्तान को, और देखिए हम लोगों में फौज में 3 चीज बड़ा पढ़ाया जाता है, नो योर एनिमी, नो योर फ्रेंड्स और नो योर टेरेन। अच्छा। अपने दुश्मन को जानो, अपने दोस्त को जानो और अपने जमीन को जानो। हमने इस बार दुश्मन के नब्ज को जान लिया। और तालिबानियों ने जो इनका हाल किया उधर से, इनके सैनिकों को तो तालिबानियों ने मारा, तालिबानियों हम तो उनके ऊपर, अच्छा फर्स्ट टाइम ये किसी ने नहीं किया था, माननीय मोदी जी के लीडरशिप में पहला बार भारत ने वी हैव यूज्ड वाटर एज अ वेपन। सिंधु जल संधि जो है, उस जल को हमने पहली बार दिखाया कि लोग यू कैन डू इट, वी हैव अ विल पावर टू डू इट। अभी तक कभी नहीं हुआ था। कारगिल लड़ा, 71 वार लड़ा, उधर पीछे भी लड़ाइयां हमने लड़ी पाकिस्तानियों के साथ में, कभी हिम्मत नहीं हुई थी। लेकिन ये हमारी जो है सो दिखाता है हमारा बल, हमारे कूटनीतिक, हमारी वैश्विक उपलब्धि ये दिखाता है। क्या बात है। देखिए दर्शकों, बात जब देश की होती है, सेना की होती है, वीर सेना की होती है, तो गूज़बम्स हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। और कर्नल श्रीवास्तव हमारे साथ भी हैं, ये भी बताएंगे। कर्नल संजय श्रीवास्तव, इस बार हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत देखा कि एयर डिफेंस की चर्चा रही और कमाल की रही। तो चूँकि आप इसमें एक्सपर्टीज़ भी हैं, तो आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि हमने क्या किया कि उसके सारे ड्रोन ऐसे ही हम लोग मार मार के गिरा दे रहे थे। देखिए, ये ऑपरेशन सिंदूर भारतीय एयर डिफेंस की बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। ये भारत ने एक थिएटर एयर डिफेंस सिस्टम, मतलब एक हवाई हमलों से कवच सा बना के रखा है पूरे देश के आगे। और जो पूरा हमारा नेटवर्क है, पूरे देश में हमारे बॉर्डर से लेके हर इलाके में सेंसर लगे हैं। और मैं आपको बता दूं, हम 2 सेकंड की एफिशिएंसी पे काम करते हैं। हमें आकाश में कोई भी ऑब्जेक्ट दिखता है, उससे हम तुरंत आइडेंटिफाई करते हैं, फ्रेंड या फो, दोस्त या दुश्मन, और 2 सेकंड के अंदर डाउन किया जाता है। अच्छा। हमारे पूरे देश का जो नेटवर्क है, मैं एयर डिफेंस ऑफिसर हूँ, रडार, सर्विलेंस, मिसाइल, उसमें हमें देश विदेश से उच्च शिक्षा हासिल की है। हम लोगों ने पूरे दुनिया को स्टडी करके अपने भारत में एक एयर डिफेंस का रक्षा कवच लगाया। और जो S-400 है या इंटीग्रेटेड यूनाइटेड सर्विलेंस सिस्टम हमारी है, ये दोनों ऑटोमेटेड सिस्टम है। कोई भी जहाज या वस्तु, मैं ड्रोन क्या, एक चिड़िया भी उड़ती है तो वो हमारा रडार पे आता है, हमारे मिसाइल लॉक ऑन करते हैं और इमीडिएटली उसको नीचे लाते हैं। और ये तो हमारे लिए दिवाली थी, क्योंकि ये पहला मौका आया जब पाकिस्तान को तुर्की ऐसे देश ने खिलौना पकड़ा दिया ड्रोन। और ये हमारे टेस्टिंग का वक्त था हमारे लिए। पूरी अमृतसर लेके पुंछ तक दिवाली मनी, उन्होंने खूब छोड़े, हमने खूब नीचे गिराए। अच्छा। और वो एक भी हमारे सीमा को पार नहीं कर पाया। 1-2 हमारे नो मैंस लैंड में गिरे हैं, जैसलमेर में, पुंछ में, पुंछ वगैरह में, लेकिन हमारे किसी भी बेस को, किसी भी इंसान को और नुकसान नहीं पहुंचा पाया। तो एयर डिफेंस, अगर आप देखिए जो पीएमओ की ब्रीफिंग हुई या जो हमारे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन की ब्रीफिंग हुई, उसमें तीनों सेना के लोगो लगे थे और उसके नीचे लिखा था, आकाशे शत्रु न जही, आकाश में शत्रु को जाने ही नहीं दिया और उसको मार गिराया। तो ये हमारे रडार, हमारे मिसाइल, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, ये एक ऐसा कवच भारत ने तैयार किया जिससे पाकिस्तान के 17 एयरबेस में 11 एयरबेस को 2 दिनों के अंदर नाकाम कर दिया। लाहौर से लेके, मतलब उनके 17 अगर एयरबेस और 11 नाकाम हो जाए तो आप समझ लीजिए उस कंट्री की आपने 80% एयर क्षमता, जो हवाई मारक क्षमता, वो खत्म कर दी। भारत ने यहीं से वॉर करके, जब उनके न्यूक्लियर डिटोनेशन हुआ, अर्थक्वेक लगातार आने लगे, तो वॉशिंगटन, ब्राजील, मॉस्को, सब जगह हलचल मची और तत्काल वहां पे सीज फायर की घोषणा की गई। क्योंकि एक पाकिस्तान बहुत भयंकर खतरे की ओर, बहुत विनाशक जो जान माल की हानि होती, उस कगार पे पहुंच गया था और वो बिल्कुल लेट गया कि भारत को अब रोको।
अच्छा। और शायद अगर पाकिस्तान कोई ऐसा दुस्साहस करता तो भारत की ऐसी योजना थी कि इस एशिया का मानचित्र बदल जाता। मैं चूंकि दिल्ली में हूँ, काम करता हूँ और पैसिव रूप से सरकार से बहुत एक्टिवली इस लड़ाई में जुड़ा हुआ था। भारत इस तरीके से कैपेबल है आज कि आपने देखा हमारी INS विक्रांत ने थोड़ा सा मूवमेंट किया कि पूरा कराची टर्की हिल गया। हाँ, वो वहाँ के प्रधानमंत्री ने भी बोला। हाँ, हमारा छोटे से रफेल उड़ते थे तो उनके पूरे वो बैकफुट पे चले जाते थे, पेशावर चले जाते थे, सारे फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट नीचे। तो ये भारत की जो दूर की मारक क्षमता है और प्रेसिजन हमारी टेक्नोलॉजी है। हम आज गूगल पे नहीं चलते, हम आज भारत के मैपल पे चलते हैं। मैं आपको बताऊं, कारगिल की लड़ाई में मैं नॉर्दर्न कमांड में था और 17 दिन हमारे युद्ध को गूगल ने परेशान किया। गूगल ने ऑफसेट कर दिया सैटेलाइट, हमारे गन, हमारे आर्टिलरी की फायर दूसरी जगह जा रही थी, हमारे जो ट्रुप्स थे पॉइंट ए से पॉइंट बी नहीं पहुंच पाते थे। और हद तो तब हो गई जब हमारा पायलट नचिकेत दूसरी ओर गलत जगह पे उतर गया और हम लोगों ने गूगल छोड़ा। और उस दिन भारत सरकार ने निर्णय लिया था कि हम अपना गूगल बनाएंगे और मैपल के रूप में आज वो है हमारे देश में। हमारा अपना सारा सिस्टम है, अपना मदरबोर्ड है और इसके कारण हम इस लड़ाई में एक ऐसा एयर डिफेंस कवच तैयार कर पाए कि ना हमारी इन्फेंट्री को, ना हमारे आर्मर्ड को मूव करना पड़ा। और पूरे देश का जो विकास की गति है, सबसे बड़ी बात है हमारे यहाँ कोई मेट्रो सिटी बंद नहीं हुए। लाहौर सिटी पूरी तरीके से बंद हो गया था, पूरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वहाँ पे पानी नहीं था, खाने की परेशानी थी, गैस नहीं थी। भारत में ऐसा एक शहर नहीं था जिसकी सिविलियन की जिंदगी परेशान हुई हो। जी बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा सुरक्षा कवच था जिससे पूरा भारत वैसे ही चलता रहा और ये पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी लेसन है। और हमारा, आप देख रहे होंगे, हमारे जो हथियारों के ऑर्डर्स हैं वो दुनिया से बरस रहे हैं। और पिछले 7 दिनों में जो हमारे डिफेंस के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, हमारे रक्षा मंत्री ने उनके थ्रू पूरे देश को करोड़ों रुपए दिए हैं और उनके जो स्टॉक्स हैं वो दुनिया के मार्केट में 50 से 70% बढ़ चुके हैं। तो ये भारत की एक अनूठी उपलब्धि है और हमने दिखाया कि हमारी टेक्नोलॉजी, आत्मनिर्भरता, इंडिजेनाइजेशन, ये भारत को एक सुपर पावर के रूप में स्थापित करते हैं। क्या बात है। जब कोई फौजी बोलता है साथियों तो बोलता है और उसमें बहुत दम होती है उस बात में। और इसी बात के लिए हम लोग कर्नल संजय सिंह की ओर रुख करेंगे। कर्नल सिंह, आप ये बताएं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, फिर सीज फायर क्यों और ये क्या है, ये समझाइए, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। देखिए दीपक जी, ये तो टेक्निकल बात आप बोल रहे हैं, सिविलियंस को नहीं उतना पता होता है। जब वार प्रारंभ नहीं हुआ, जब वार प्रारंभ करने का क्या तरीका है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट में स्पेशल सेशन बुलाती है, वार का नोटिफिकेशन निकालती है, भारतीय सेना को बताया जाता है कि फ्रॉम टुडे 0700 आवर वार हैज बीन डिक्लेयर्ड। इसका मतलब कि उसके बाद में ऑडिटिंग बंद, उसके बाद में खर्चे का लेखा जोखा, जो ये एमुनिशन खाली लाओ वो लाओ सब बंद। तो ये वार डिक्लेयर नहीं था सर। अच्छा। ये क्लियर कट इट वाज ऑपरेशन था, अनलिमिटेड ऑपरेशन, राइट, लिमिटेड ऑपरेशन विद द लिमिटेड ऑफेंसिव। तो आप लोग जो बोल रहे हैं सीज फायर, ये फायर सीज हुआ है, सीज फायर नहीं। अच्छा, ओके। हमने फायर को सीज किया है, अब मत मारो, छोड़ दो। अब देखिए, अब उस पर मैं थोड़ा बात करता हूँ। क्या है कि मैं थोड़ा सा नेपथ्य में ले जाना चाहता हूँ आपको। जी। आपको याद है जब क्लिंटन यहाँ पे आए थे तो उधम सिंह, यहाँ पे उधमपुर के आसपास छत्तीस सिंहपुरा में हमारे दर्जनों सिख भाइयों का मजाकस हुआ था, कतलेआम, याद है आपको? जी बिल्कुल। ठीक है। अभी भी जिस दिन पहलगाम में ये कांड हुआ, उस दिन हमारे यहाँ कौन आया था? अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट आए हुए थे। बिल्कुल, राइट। बस पॉलिसी के अंदर जब अटल जी जा रहे थे इस्लामाबाद, उस दिन भी थोड़ा याद दिला दूं आपको, जम्मू में और उधमपुर में 20 हिंदुओं को ही मारा गया था आतंकवादियों के द्वारा। क्या है, पाकिस्तान हैज नॉट येट बीन डिक्लेयर्ड एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री विद इन इटसेल्फ। वहां के सेनाध्यक्षों ने, वहां के आर्मी ने वहां के डेमोक्रेसी को जवान होने नहीं दिया, अपने पैर पे चलने नहीं दिया। एक तरह से अपनी पकड़ में है, कठपुतली बना के रखते हैं। बिल्कुल। अब जब कठपुतली बना के रखते हैं तो सेना किस तरीके से
अपना दबदबा पाकिस्तान पे बना के रखे, ये सारा का सारा उनका चाल था। वो धीरे 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 वैश्विक पटल पर जम्मू कश्मीर का जो एक मुद्दा था वो धीरे 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 शिथिल होता जा रहा था। WHO हो, UN हो या अन्य जो विश्व की संस्थाएं थीं, वो धीरे धीरे इस बात को नकार रही थी कि जम्मू कश्मीर कोई प्रॉब्लम है। हमने वहां पर एक बकायदा वोटिंग कराया, एक वहां पे सरकार बनाया, और सरकार बना के एक हमने बहुत बढ़िया, आप देख रहे हो धारा 370 वगैरह हटाया, कुछ हुआ ही नहीं वहां पे। अब आपका ये प्रश्न बड़ा अच्छा है कि आखिर ये रुका क्यों? हाँ लोगों के मन में बड़ी भ्रांति है। हाँ कि कुछ और मारे होते। अरे सैनिकों को और मारना चाहिए था, भी रोक दिया और मारना चाहिए था। देखिए ये क्या है ना, ये इंडिया अकेला नहीं है, पूरे विश्व में आज ये ग्लोबल विलेज के रूप में इंडिया एक लीडर के रूप में उभरना चाहता है जी। और आप ऐसे भी जानते हैं कि ये मानसिकता पे देश नहीं चलता है कि जो होगा वो देखा जाएगा। ऐसे मानसिकता पे नहीं चलता है। अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले ट्रम्प साहब ने एक टैरिफ का रेट हाई कर दिया, स्पेशली चाइना में बहुत हाई कर दिया। ये मेरा पर्सनल विचारधारा है, बहुत हाई कर दिया। मोर देन 200 170% बढ़ा दिया। यानी कि पहले जिस अमेरिकन को एक एप्पल फोन 100 रुपए का मिलता होगा, कल्पना कीजिए, तो अब उसको जो है 270 रुपए का मिलेगा। ठीक है। अब इससे हुआ क्या कि एप्पल जैसी कंपनी, सैमसंग जैसी कंपनी, सोनी जैसी कंपनी, हिताची जैसी कंपनी, जो वर्ल्ड लेवल की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को जिसने कैप्चर करने वाली कंपनी थी, वो भारत के साथ में अपना, एक तो एप्पल का यहाँ पर फैक्ट्री भी लगा बेंगलोर के पास में, तो वो यहाँ भारत की तरफ रुख कर लिया था उन लोगों ने। अच्छा। अब चीन को कहीं ना कहीं अपना इकोनॉमी वीक होते हुए, कमजोर होते हुए नजर आ रही थी। तो चाइना चाह रहा था अंदरूनी तरीके से कि भारत को डिस्टर्ब कर दो। अच्छा। और डिस्टर्ब करने का तरीका क्या है? जो बहुत दिनों से जीनोसाइड, यानी कि जो आतंकवादियों के द्वारा निर्दोष व्यक्तियों को मारे जाने वाले का धारावाहिक था, वो बंद हो चुका था। तो इसलिए नुकसाया कि डू इट। आपको शायद मालूम नहीं कि चाइना के ऑलरेडी 1 लाख लोग जो हैं सो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। पहला तो ये रीजन हो गया उकसाने का। दूसरा रीजन ये हो गया कि जब हमने बड़ा प्रिसीजन अटैक प्रारंभ किया जी, तो इस्लामाबाद में नूर खान एक बेस है, हाँ नूर खान बेस को उड़ाया था हमने। वहां पे किराना हिल्स है। हाँ। किराना हिल्स में गुफा में उन्होंने न्यूक्स के बहुत सारे रखे हुए हैं कि क्या जो भी हो। अच्छा। उनके हैं, कुछ लोग बोलते उनके नहीं है, किसी अन्य देश के हैं। ये एक वहां पे ऐसा चल रहा था। तो हमने प्रिसीजन अटैक उनके ऊपर किया। इस्लामाबाद को हमने छुआ तक नहीं, 20 किलोमीटर। नूर खान के एयरबेस को तबाह किया। किराना हिल्स का इतना हमें पता था कि वहां पे न्यूक्स का, यानी न्यूक्लियर्स के मटेरियल वहां रखे हुए थे, उसको तबाह किया। तो इस पर सारे जब तबाह हुआ इस पर, तो सारे जो देश, अमेरिका जैसे देश, फ्रांस जैसे देश, चाइना जैसे देश जग गए, ये क्या हो रहा है? अच्छा, उनमें खलबली मच गई। और खलबली मच गई। उसी दिन 2 जहाज, फ्रांस का, अमेरिकन का जहाज चाइना में लैंड करता है, और अपने जहाज में बोरोन 20 नाम का सब्सटेंस एक होता है जो रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है। एक एयर फ्लाइट टैग करने का एक बड़ा अच्छा एक यहाँ पे वेब है, कॉमन है, अभी देख सकते हो। उस दिन का आप देखोगे तो जो एयरक्राफ्ट चाइना से उड़ा था, जिगजैग तरीके से उड़ रहा था। अच्छा। और जिगजैग तरीके से उड़ रहा तो हुआ क्या था? दैट वाज रेडिएशन। तो रेडिएशन और बढ़ ना जाए, अच्छा, न्यूक्लियर ब्लास्ट न कर जाए, इसके चलते प्रेशर दिया गया कि जल्दी से रोको नहीं तो विश्व तबाह हो जाएगा। अच्छा। तो भारत भी इसी विश्व का हिस्सा है। हाँ। तो हम तो बढ़ते हुए आदमी को क्या चाहिए? एक जो आदमी बिल्कुल कुचला हुआ है, उसको अपनी इज्जत के तो गम नहीं है, लेकिन जो आदमी आगे बढ़ रहा है उसको तो बहुत गम है। हाँ, इसलिए वो एक बहुत बड़ा रीजन था। अच्छा। एक बहुत बड़ा रीजन हो गया, मेरे को ऐसा लगता है। लोग बहुत हल्ला कर रहे थे, एक तरफ तो पाकिस्तान, अरे अमेरिका भारत का दोस्त बताता है, ट्रम्प जो है मोदी के दोस्त बताते हैं, और दूसरी तरफ IMF से $1 बिलियन का सहायता देते हैं। हाँ, ये तो चर्चा उठी है ना, चर्चा। हाँ जी बिल्कुल। इसके पीछे की मैं थोड़ा आपको कहानी बता देता हूँ। हुआ क्या कि चाइना अंदरूनी तरीके से पक्का पाकिस्तान के साठ गांठ से अपने पूरे सैनिक, एयरक्राफ्ट और टैंक्स को लेकर के पाकिस्तान के जमीन पर अपना होल्ड लेने के लिए बहुत उतावला था। पैसे की कमी थी, चाइना पैसा भी देना चाह रहा था। इस बात को बड़ी दक्षता से हमारी मोदी जी ने, अच्छा, अमेरिकन ने और बाकी लोगों ने पकड़ लिया। समझ लिया। कहा कि अगर अभी तुरंत इसको माने ऑक्सीजन नहीं दोगे तो चाइना यहाँ पे आ जाएगा। साउथ एशिया का एक बहुत बड़ा कंट्री जो है वो अननेसेसरी हमारे जो दुश्मन कंट्री है उसके हाथ में चला जाएगा। अच्छा। ये बहुत बड़ा एक रीजन था।
ये भी लोग को नहीं समझ में आता है। कॉमन मैन इतनी दूर तक नहीं सोचता है जी बिल्कुल नहीं सोचता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन रह गया। एक बड़ी स्ट्रेटेजी थी जिसके थ्रू बचाया गया। जी बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी जिसे बताया गया। और आप समझो पाकिस्तानी यदि सरेंडर न करते तो करते क्या? हमारा इरादा क्या था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। जी बिल्कुल। विश्व को हमने अपना इंडिजिनस सिस्टम दिखा दिया। मेरे पास ये है, देखो हम ये पृथ्वी बना सकते हैं, नाग बना सकते हैं, आकाश बना सकते हैं, विच इज प्रूव्ड वेरी वेल, ब्रह्मोस बना सकते हैं। ये सब बनाया हम लोगों ने। और तुम्हारे चाइना का हेडक्वार्टर 9 जो एक बहुत बड़ा रेडियो इंटरसेप्टर, उनके पास में एक इंस्ट्रूमेंट था वेरी कॉस्टली, उसको धता बता सकते हैं। इतना चीज करने के बाद में जब कर दिए थे तो मेरा मोटो, हम लोग का मोटो अचीव हो गया था। पाकिस्तान हाई कर रहा था और बीएलए उधर से एकदम चढ़े हुए आ रहा था। जो बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो बिल्कुल इनको आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रहा था। पाकिस्तानी टूट चुके थे। आटा के लिए जो देश मर रहा हो उसके पास युद्ध लड़ने की क्षमता कहाँ थी? $1 बिलियन दिया तो अवाक्स और उनका हेडक्वार्टर 9 क्या क्या था मार दिया, तो वहीं पे खत्म हो गया $1 बिलियन। उनके पास बचा क्या? सही बात है। सारे घबराए हुए थे। उनके सारे के सारे पायलट घबराए हुए थे। उनके सारा सिस्टम को हमने हैक कर लिया था। हमारे पास, आप सोचो ना कितना प्रिसीजन अटैक हमने किया है। आतंकवादी के हेडक्वार्टर पर पिन पॉइंट हमने जा करके उनको ध्वस्त किया है। इसी मुतालिक मैं संजय श्रीवास्तव साहब से बात करना चाहता हूँ। सर, बड़ी सटीकता से हमने बॉर्डर के पार आतंकवादी अड्डे जो हैं उनको ध्वस्त कर दिया, लॉन्च पैड्स को उड़ा दिया। तो आखिर ये कैसे पॉसिबल हो रहा था, कैसे हो रहा था? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंटेलिजेंस है वो बहुत सटीक है। और आज जो हमारी क्षमता है, हमारी सैटेलाइट, रडार, इनकी क्षमता है, हम आपकी सूक्ष्म गतिविधियों को भी बहुत बारीकी से देखते हैं और वो पूरी मैपिंग की जा चुकी है। तो आज हम ये कैपेबल हैं कि जैसे अमेरिका हमें देखता था, आज हम दूसरे देशों को देखते हैं और उसके हिसाब से जो भी उनकी क्षमता है उनको उसके लिहाज से अपनी तैयारी की जाती है। दूसरी बात है कि भारत की सोच अब बहुत बड़ी सोच हो गई है। भारत एक पाकिस्तान छोटा या बांग्लादेश की ओर की लिहाज से नहीं सोचता है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, एक स्ट्रैटेजिक पावर बनने की दिशा में भारत ने कदम उठाया है। आप देखते होंगे हमारी जो वैश्विक स्ट्रैटेजिक पॉलिटिक्स है वो दुनिया में मोदी जी ने स्थापित किया है। आज पूरे विश्व में, चाहे वो रशिया यूक्रेन का युद्ध हो या ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में या इकोनॉमिक लीडर के रूप में, मोदी जी ने भारत को स्थापित किया। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है, ये बहुत बड़ी रणनीति है जिसके अंदर बहुत माइक्रो लेवल पे अपने छोटे दुश्मनों को पहचान के उनको कैसे जीतना है से लेके लॉन्ग रोड मैप बना हुआ है। और इसीलिए भारत ने पूरी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी की और जितने भी एक्टिविटीज़ हुए, हमें ये पता है कि आज जो आपने देखा होगा, चाहे गल्फ वार हुआ हो, कुवैत वार हुआ हो, इराक वार हुआ हो, एयर डिफेंस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है और भारत ने एयर डिफेंस में इन्वेस्ट किया। और इसी के कारण बिना अपनी सेना को बॉर्डर पार कराए हुए, अपने ही सुरक्षित क्षेत्र में रहते हुए दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखना और उनको किस तरीके से बर्बाद करना, उनके एयर बेसिस को, उनके रोड मोबिलिटी नेटवर्क को, उनके कम्युनिकेशन नेटवर्क को। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान ऐसा नहीं है, उसके पास भी चाइनीज रडार हैं, JF-17 एयरक्राफ्ट हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क है। अमेरिका ने भी, से भी उन्होंने काफ़ी लिया था, F-16 हवाई जहाज है। लेकिन ये चीज़ें चलेंगी तब जब इस पे कम्युनिकेशन और जो इनके नेटवर्क डिवाइसेस हैं वो काम करें। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की दुनिया में भारत ने महारत हासिल की है और वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं जब भारत के जहाज जाते हैं, उनके रडार काम नहीं कर पा रहे हैं। बालाकोट स्ट्राइक हुई, आपने देखा, हमारे जहाज 20 मिनट पहले पाकिस्तान के सारे सर्विलेंस नेटवर्क को साइलेंस किया, बालाकोट स्ट्राइक किया, वापस आए। इस युद्ध में हमने दिखाया कोई रडार हमारा ऐसा नहीं था जो ऑपरेशनल नहीं था। कर्नल श्रीवास्तव, जब हमने मैपिंग कर ही ली है, सबको जान ही रहे हैं, तो फिर ये चुनिंदा जो आतंक ये हैं जो बार बार घटना देते, इनको अंजाम देते हैं हिंदुस्तान में, इनको हम लोग वहीं पे क्यों नहीं मार देते हैं?
बिल्कुल, आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में जिन्होंने हमारा कांधार का अपहरण किया था, बड़े बड़े आतंकवादी थे, उनको चुन चुन कर मारा गया। और आपने देखा होगा 2014 के बाद से, जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, देश में वो बमबाजी की जो घटना होती थी कि पाकिस्तान से कसाब आके मुंबई में अटैक कर देगा, वो बंद हो चुका है। तो ये दिखाता है कि जो हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो इतना स्ट्रांग है, बाहर सिविल को नहीं पता चलता है, लेकिन जिस तरीके से सेना और जो हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क काम करता है, देश में एक फसाद नहीं होता। इतनी बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, कुंभ होता है, कुंभ का सबसे बड़ा थ्रेट हमारा था कि हमें लगा था कि कहीं आतंकवाद ना आ जाए। तो इन सारे ऐसे इवेंट्स पे इन जितने आतंकवादियां हैं इनको टेक केयर किया जाता है। और बहुत सारी चीजें न्यूज में नहीं आती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको चुन चुन कर भारत ने शांत किया है, जिससे कि हमारे देश में अमन रहे। और मैं एक और बात बताना चाहूँगा, आपने 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी का जो उनकी पीड़ा या संवेदना है पाकिस्तान के युवकों के प्रति, वो भी उन्होंने जाहिर की। आज एक पाकिस्तान में बच्चा पैदा होता है, उसको बढ़िया एजुकेशन, IT एजुकेशन, कंप्यूटर, प्रोग्रेस की जगह यह सिखाया जाता है तुम्हारा दुश्मन भारत है और उसे नष्ट करना है। मोदी जी ने पाकिस्तान के युवाओं को आह्वान किया है कि आज पाकिस्तान में 64% जो आबादी है वो युवा आबादी है। वो सेना की जो वहाँ की मुहिम है या जो टेररिज्म है उससे विमुख होकर प्रगति की राह पे आए, खुद की तरक्की करें और पाकिस्तान को एक अच्छा देश बनाए जिससे कि भारत और पाकिस्तान अमन चैन से खुशी से रह सके। अगर दुश्मन देश को बताना है कि तुम गलत हो, तो एक फौजी एक लाइन में क्या बोल सकता है? देखिए, हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि हमें बताना नहीं, हम तो दिखाना है, हम दिखाते हैं। बताने का काम जैसे कि फौज नहीं करती है, फौज सीधे दिखाती है। हम लोगों ने इस बार ये दिखाया, इट इज नॉट ओनली द मशीन, इट इज ऑल्सो मैन बिहाइंड द मशीन। एग्जैक्टली। कर्नल श्रीवास्तव, देखिए, सबसे बड़ी बात है, हिंदुस्तान एक बहुत ही यूनाइटेड देश है, एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो हम कहते हैं। और इस ऑपरेशन सिंदूर ने मैसेज दिया है कि जब जब हमारे यूनिटी पे, हमारे देश की संप्रभुता पे कोई भी आंख भी उठा के देखेगा, किसी तरीके की चाल चलेगा, उसको एक ऐसी सबक सिखाई जाएगी कि वो दोबारा पानी भी न पी सके। तो दर्शकों, देखा आपने, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। दुश्मन बाज आओ, क्योंकि अब सेना की बारी है। खुली छूट है, कभी भी कहीं भी जाओगे। लेकिन संदेश ये भी है कि हम लोग शांति से रहे, भारत भारत बना रहे, विश्व गुरु बना रहे। इसी बात के साथ अब मुझे समाप्त करना है आज की बात। फिर मिलेंगे आपसे अगले सप्ताह, तब तक के लिए नमस्कार।